जय हिंद एवरीवन। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, कैसे एक सिग्नल जो है वो एक सेल के द्वारा रिसीव किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि जैसे सपोज़ करिए मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है, मेरी हिंदी बहुत ही सुदृढ़ है और एक दूसरा व्यक्ति है जिसको तमिल बहुत अच्छी आती है। ठीक है, उसकी भाषा बहुत ही सुदृढ़ है तमिल, लेकिन उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती और मुझे तमिल बिल्कुल नहीं आती और मुझे उससे कहना है कि कोई काम करना है, उसके लिए कहना है। ठीक है, तो अगर मैं उसको हिंदी में कहूँगा कि तुम जाओ और जो है चॉक लेके आओ। ठीक है, तो वो मेरी भाषा को समझ नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, मतलब वो उसके कान में या उसकी लर्निंग में ऐसे रिसेप्टर नहीं है कि वो हिंदी भाषा को समझ सके। ठीक है, तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेगा? क्या वो मेरा कार्य करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि जब कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे मैंने कोई कार्य कहा, ठीक है, तो वो क्या है? इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर भी होना चाहिए, है ना? कोई उसका रिसेप्टर होना चाहिए जो इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि वो रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स, अब आपने कह दिया कि जाओ भाई मून सॉइल लेके आओ, है ना, चांद की मिट्टी लेके आओ, तो वो तो नहीं ले आ पाएगा, उसके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है, एलन मस्क थोड़ी ना। ठीक है, तो वो नहीं ला पाएगा भाई। तो उसके पास ऐसी मशीनरी होनी चाहिए कि वो उस कार्य को कर सके। ठीक है ना, उसी तरह से जिस सेल के पास हमारे इंफॉर्मेशन के लिए रिसेप्टर है, उसके पास एक मशीनरी होनी चाहिए कि वो उस काम को कर सके। ठीक है, अच्छा, देखिए यहाँ इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि एक जो है पर्सन है एक्स। ठीक है, वो तीन डिफरेंट पर्सन्स को एक काम कह रहे हैं कि एक लकड़ी का लॉग है, एक बोटा है लकड़ी का, उसको कट करना है। तो पहले पर्सन को आप देखेंगे तो वो इंग्लिश जानता है, लेकिन जो पर्सन उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हिंदी जानता है। ठीक है, मतलब उसके इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में पर्सन वन के पास रिसेप्टर नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो क्या आपका कार्य होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन का रिसेप्टर ही आपके पास नहीं है। दूसरी कंडीशन देखिए, यहाँ पे क्या है कि पर्सन हिंदी में उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उस पर्सन के पास इक्विपमेंट है उस लॉग को कट करने के लिए, है ना, उस लकड़ी के लट्ठे को कट करने के लिए। तो आप देखिए आपका काम हो गया, वो लकड़ी के लट्ठे को उसने काट दिया। एक तीसरी कंडीशन लेते हैं, ये सेम पर्सन ही अगर तीसरे पर्सन को कहता है कि भाई चलो ये काम करो। ठीक है, वो भी हिंदी जानता है, वो भी हिंदी, लेकिन उसके पास इक्विपमेंट नहीं है, शॉ नहीं है ना, आरी नहीं है उसके पास, तो वो लट्ठे को नहीं काट सकता। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है जिसको आप याद रखिएगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले सिग्नल ट्रांसडक्शन है क्या भाई? तो सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है? जब कोई इन्फॉर्मेशन से यहाँ मतलब है कोई मॉलिक्यूल, जैसे आपने अपने 10+2 में या उससे पहले, या सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं इंसुलिन का, है ना, आप सुनते होंगे डायबिटीज के केस में कि किसी किसी को इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या है भाई? एक प्रोटीन है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेल को कहाँ से सिक्रीट होती है? बीटा सेल्स पैंक्रियाज की, वहां से जाके ब्लड के थ्रू हर सेल को इंफॉर्मेशन देती है। और वो सेल क्यों रिस्पॉन्ड करेगी? क्योंकि उसके पास रिसेप्टर है, किसका? इंसुलिन का। ठीक है, अच्छा, अब वो सेल क्या करेगी? ग्लूकोज को ब्लड से उसका अपटेक करेगी। हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्टोरेज कहाँ होता है? पहले तो सबसे बड़ा स्टोर हाउस, वेयर हाउस क्या है? ग्लूकोज का लीवर। लीवर में उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में रिस्पॉन्ड किया स्टोर किया जाएगा। किसको? ग्लूकोज को। ठीक है ना, तो जो सेल है वो क्या है? लीवर सेल है और मसल सेल है, उनके पास रिसेप्टर भी है और उस कार्य को करने के लिए एंजाइम भी है, तो वो सेल एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ, अदर सेल्स के पास भी रिसेप्टर होते हैं, किसके? इंसुलिन के, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके पास जो है उसको कार्य को करने के लिए जो इक्विपमेंट या एंजाइम्स रिक्वायर्ड है वो पाए जाएं। तो आइए देखते हैं कि सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है और उसके जनरल फीचर्स क्या हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है भाई। तो देखिए यहाँ एक लाइगेंड है, जैसे कोई भी आप लाइगेंड ले सकते हैं, जैसे इपिनेफ्रिन हो सकता है जो फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है ना, हार्मोन है, या इंसुलिन हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन हो सकता है। ठीक है,
तो वो लाइगेंड, उसे क्या कहते हैं, लाइगेंड कहते हैं। उसके बाद देखिए उसको रिसीव करने के लिए ये एक सेल है जिसका ये न्यूक्लियस है, तो इस सेल के पास एक क्या है, रिसेप्टर है जो इस लाइगेंड, लाइगेंड मतलब क्या है भाई, इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन लेके आया, जैसे हम उस एग्जांपल में उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तो उसी तरह से लाइगेंड क्या है भाई, इंफॉर्मेशन है कि इस सेल को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। लेकिन इस सेल के पास इस लाइगेंड के लिए क्या होना चाहिए, रिसेप्टर होना चाहिए, जिससे कि ये एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे, ठीक है। तो जब कोई इंफॉर्मेशन है ना किसी रिसेप्टर से बाइंड करती है और वो उस कोशिका के अंदर केमिकल चेंज प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है भाई, केमिकल चेंज प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब ट्रांसडक्शन क्यों कह रहे हैं, सेल के मेम्ब्रेन के बाहर से लाइगेंड आया, रिसेप्टर से बाइंड किया, लेकिन रिसेप्टर का जो साइटोसोलिक डोमेन है, ये डोमेन जो साइटोसोल में है सेल के, वो ऐसा उसके अंदर चेंज आया कि उसने क्या प्रोड्यूस किया, केमिकल चेंज, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक उदाहरण के साथ हम इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए इपिनेफ्रीन, आप जानते हैं ये एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वहां से सिक्रीट होता है इपिनेफ्रीन। अब देखिए दो कोशिकाएं हैं, एक है हिपैटोसाइट जिसे हम लीवर सेल कहते हैं, दूसरा है एडिपोसाइट जो कि फैट स्टोरेज करता है, क्या करता है भाई, फैट स्टोरेज करेगा। ये क्या करेगा, हिपैटोसाइट क्या करेगा, ग्लाइकोजन, ये क्या है, ग्लाइकोजन स्टोरेज करेगा, है ना। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर हमने आपको पढ़ाया है, आप कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो इपिनेफ्रीन के रिसेप्टर दोनों ही कोशिकाओं पे पाए जाते हैं, एडिपोसाइट हो या हिपैटोसाइट हो। अब देखिए इपिनेफ्रीन हिपैटोसाइट के रिसेप्टर, अपने रिसेप्टर से इपिनेफ्रीन का जो रिसेप्टर इसके ऊपर है उससे बाइंड किया और उसने एक पर्सन है बी उनको एक्टिवेट कर दिया। ये क्या है ना, ये एक एंजाइम है जिसको यहाँ एक्टिवेट कर दिया गया और इसने क्या कहा कि भाई देखिए ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर है ना, और वहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं किसके बीच, ग्लूकोज के बीच, उस बॉन्ड को तोड़ करके वहां से क्या प्रोड्यूस कर दिया, एक फ्री ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, है ना। लेकिन ये सेल, इसके पास तो ये एंजाइम था जिसको इसको एक्टिवेट करना है, उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, किसके पास, हिपैटोसाइट के पास, क्योंकि इसने क्या स्टोर कर रखा है, ग्लाइकोजन, और उसको मेटाबोलाइज करने के लिए इस सेल के पास क्या है, एंजाइम से। अब आइए एडिपोसाइट के पास आते हैं। तो एडिपोसाइट से भी इपिनेफ्रीन बाइंड करेगा, लेकिन एडिपोसाइट नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर क्या है, फैट ग्लोब्यूल्स है। ये सब क्या है भाई, फैट ग्लोब्यूल्स। और फैट किससे बना होता है, ग्लिसरॉल से फैटी एसिड जुड़ा होता है, किसके द्वारा, किसके द्वारा जुड़ा होता है, एस्टर बॉन्ड के द्वारा। वेरी गुड। तो ये क्या करेगा, एडिपोसाइट में कुछ एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे जो इस लिपिड से फैटी एसिड को फ्री कर देंगे और ये फैटी एसिड फिर ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी सेल्स के पास जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सेम लाइगेंड है, रिसेप्टर इसके दो अलग अलग सेल पे प्रेजेंट हैं, लेकिन दोनों सेल जो है अलग अलग तरीके का केमिकल चेंज ला रही हैं। ये आपको समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हिपैटोसाइट सेल्स के पास ग्लाइकोजन स्टोर्ड भी है और उसका मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम भी है जिसको कि ये एक्टिवेट करेगा। यहाँ तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के लिए कोई एंजाइम नहीं है, तो यहाँ किसके पास एंजाइम, किस लिए एंजाइम है, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, तो ये किसको प्रोड्यूस करेगा, फ्री फैटी एसिड। तो सेम लाइगेंड सेम रिसेप्टर, लेकिन रिस्पॉन्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब आप वो हमारे जो बेसिक एग्जांपल शुरू में हमने दिया था उससे कोरिलेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। किसी भी तरह का सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा तो उसके 5 फीचर्स होते हैं। कितने फीचर्स होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं भाई, तो सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिसिटी क्या होती है। पहला फीचर क्या है, स्पेसिफिसिटी। दूसरा फीचर हम देखेंगे एम्प्लीफिकेशन। लाइगेंड तो एक है लेकिन उसके हिसाब से केमिकल चेंज देखेंगे तो हजारों हजारों मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जा रहे हैं। तीसरी चीज हम लोग देखेंगे कि रेस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करने वाले भी बहुत सारे प्रोटीन्स है जो बीच में जो सिग्नल आ रहा है उसके रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो तीसरा फीचर क्या हो गया, मॉड्यूलेशन। चौथा फीचर देखिए, चौथा फीचर जो हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलते हैं डीसेंसिटाइजेशन। क्या बोलेंगे, डीसेंसिटाइजेशन। मतलब कोई रिसेप्टर है उसके द्वारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है ना, वो खुद ही उस रिसेप्टर को या तो ऑफ कर देगा या उस रिसेप्टर को सरफेस, सेल के सरफेस से गायब कर देगा जिससे कि वो रिस्पॉन्ड ना कर सके। पांचवा जो है वो क्या है, अगर 2-3 तरह के रिसेप्टर है और सबका रिस्पॉन्स जो है एक ही है, मतलब जो केमिकल चेंज ला रहे हैं वो एक ही है, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा भी रिसेप्टर हो जो सेम केमिकल चेंज को इनहिबिट कर रहा हो, तो वहां पे क्या होगा, उस केस में वो जो रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है वो दोनों के जो फीचर होता है बच्चों,
किसी सिग्नल ट्रांसडक्शन में, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। क्या कहते हैं? स्पेसिफिसिटी। तो देखिए जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये एक लाइगेंड है, इट कुड बी एनी हार्मोन, ठीक है। तो ये जो है क्या इस रिसेप्टर को रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं, क्योंकि इसकी बाइंडिंग इससे नहीं हो पाएगी। क्या ये इसके लिए रिस्पॉन्स करेगा? नहीं, क्योंकि इससे भी इसकी बाइंडिंग नहीं हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये लाइगेंड केवल इससे बाइंड करेगा क्योंकि ये इसके साथ फिट हो जाएगा, है ना। क्यों फिट हो जाएगा? क्योंकि दिस रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर दिस लिगेंड, ठीक है ना। इस लिगेंड के लिए वो स्पेसिफिक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना। एक तो ये हो गया कि भाई 3 रिसेप्टर है R1 R2 R3, किससे बाइंड करेगा, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि बाइंड, सपोज करिए R1 R2 R3 3 रिसेप्टर हो गए, लेकिन उसके साथ उसका एसोसिएशन कितना है ना। एसोसिएशन का क्या मतलब है? देखिए भाई, मोटा मोटा आप समझ लीजिए, कोई भी प्रोटीन हो, ठीक है ना, दो प्रोटीन के बीच या दो मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरैक्शन होता है उसको हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे दो मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है वीक इंटरेक्शन हो, ज्यादातर वीक इंटरेक्शंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ रहा है तो उसके बीच जो ये उनका एक टेम्पोररी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? लाइगेंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इन दोनों के बीच जब इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो इनके द्वारा जो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम यहाँ R2L1 कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? R2L1। अब ये R2L1 अगर टूट करके फिर से R2 और L1 सेपरेट हो गए तो मतलब इसको क्या कहेंगे? डिसोसिएशन। क्या कहेंगे? डिसोसिएशन। तो जब किसी मॉलिक्यूल या लाइगेंड का उसके रिसेप्टर के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ही कम रहेगा, मतलब वो भाई ज्यादा देर अपने रिसेप्टर से बाइंड रखेगा। बोलिए, डिसोसिएशन का मतलब है रिसेप्टर और लाइगेंड का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है, मतलब उसका डिसोसिएशन कम से कम हो रहा होगा, रिवर्स रिएक्शन कम से कम हो रहा होगा। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Kd से। तो Kd की वैल्यू जितनी ही कम होगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ही कम होगा, उसका एसोसिएशन, उससे रिसेप्टर से लाइगेंड का एसोसिएशन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। इस एसोसिएशन कांस्टेंट को देखेंगे या डिसोसिएशन कांस्टेंट को, तो उसमें सबसे ऊपर आपका आता है एविडीन, उसके बाद आता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, इसके बाद तब आता है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरैक्शन। तो ये किस बेसिस पे है भाई? तो सबसे ऊपर क्या है? एविडीन प्रोटीन जो एग में पाई जाती है, उसका अपने सबस्ट्रेट के लिए एसोसिएशन सबसे स्ट्रांग होता है, 10⁻⁻15 के टर्म में होता है। जबकि आप जब आएंगे एंटीजन एंटीबॉडी में तो वो 10⁻9 10⁻10 के टर्म में होता है, ठीक है ना। लेकिन जब एंजाइम में आएंगे वही तो 10⁻2 से 10⁻3 तक होता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से Kd वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है एसोसिएशन घट रहा है, जबकि Kd वैल्यू जितनी ही कम है उतना ही एसोसिएशन ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है ये स्पेसिफिसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो भाई उससे बाइंडिंग हो, ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है कि उसका ही रिसेप्टर होना चाहिए, स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब दूसरे फीचर की बात करते हैं कि ये दूसरा फीचर है, इसे कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब है भाई? देखिए, यहाँ लाइगेंड एक है, रिसेप्टर एक है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सेल के अंदर हो रहे केमिकल चेंज को देखेंगे तो इस केमिकल चेंज ने एक एंजाइम को एक्टिवेट किया। आप देख रहे हैं ओनली वन मॉलिक्यूल इज देयर, ओनली वन लाइगेंड वाज आल्सो देयर, ठीक है। एक लाइगेंड के बाइंड करने से एक एंजाइम एक्टिवेट हुआ, उसने बहुत सारे एंजाइम 2 को एक्टिवेट किया और उसने बहुत सारे एंजाइम 3 को एक्टिवेट किया। तो आप देख रहे हैं धीरे 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 इस सिग्नल के जब हम एंड पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा संख्या में हमको केमिकल चेंज करने वाले मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। पहले जो एग्जांपल हम लोगों ने दिया था उसमें देखेंगे तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है ना। तो आप वहां पे जो एंजाइम है उसको देखेंगे तो एक इफिनेफ्रिन मॉलिक्यूल की तुलना में सेल के साइटोसॉल में लाखों लाखों एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं सिग्नल एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई हो जा रहा है। देखिए ये तीसरा फीचर जो है इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन, है ना। मॉड्यूलेशन क्या होता है भाई? देखिए, इस लाइगेंड का ये स्पेसिफिक रिसेप्टर है, स्पेसिफिसिटी का काम पूरा हो गया, देन देयर इज एम्प्लीफिकेशन। बट देखिए ये जो ब्लू मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं और ये ऑरेंज मॉलिक्यूल, एक्चुअल रिस्पॉन्डर कौन है? ये। लेकिन इस जो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है ना, उसके साथ बहुत सारे और मॉलिक्यूल भी आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो उस सिग्नल को, उस इंफॉर्मेशन के द्वारा हो रहे रेस्पॉन्स मतलब केमिकल चेंज को या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे।
तो इसी को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन, भाई किसी चीज को बढ़ाना या घटाना। देखिए ये जो फोर्थ फीचर है सिग्नल ट्रांसडक्शन का, उसमें क्या हो रहा है, ये एक लाइगेंड है, ये इसका रिसेप्टर है, स्पेसिफिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ये लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड किया है ना, तो इसके नीचे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ये रिसेप्टर जो है ये क्या करता है, एक फीडबैक सर्किट स्टार्ट करता है। फीडबैक सर्किट दो तरह से स्टार्ट कर सकता है। एक तो ये करे कि ये रिसेप्टर का जो साइटोसोलिक डोमेन है ये अपने आप को इस तरह से चेंज कर दे रिसेप्टर को कि वो अब क्या हो जाए, शट ऑफ हो जाए, वो अब किसी लाइगेंड के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता है ना, मतलब ये रिस्पॉन्स नहीं देगा। एक तो ये फीचर हो गया। दूसरे चीज हो सकता है कि अगर हम इस रिसेप्टर को ही सेल मेम्ब्रेन पर से हटा दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये फीडबैक सर्किट में क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर रहा है, देखिए, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोल्ड कर देता है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो गई और फोल्ड होके ये सारे रिसेप्टर कहां चले आए, अंदर एक वेसिकल। तो क्या यहाँ पे कोई रिसेप्टर है सरफेस पे सेल के, नहीं है। तो क्या ये सेल रिस्पॉन्ड करेगी अगर कोई लाइगेंड आता है, तो नहीं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन। क्या कहते हैं, डीसेंसिटाइजेशन, मतलब अब सेल जो है वो रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उसका रिसेप्टर मॉडिफाई हो गया, दूसरा ये हो सकता है कि वो रिसेप्टर अब सरफेस पे है ही नहीं, है ना। तो ये दो जो है ये फीडबैक सर्किट स्टार्ट करता है जब रिसेप्टर बाइंड करता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है उसको हम लोग देखेंगे। अब आइए बात करते हैं फिफ्थ जो हमारा फीचर है सिग्नल ट्रांसडक्शन का, उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये सेल है, इस पे देखिए 1 2 3 R1 R2 R3 तीन रिसेप्टर है और तीनों एक ही रिस्पॉन्स सपोज करिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्स को देखिए R1 R2 तो रिस्पॉन्स को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन R3 क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स को कम कर रहा है, ये देखिए डिक्लाइन कर रहा है। तो अगर हम कहें नेट रिस्पॉन्स सेल का क्या होगा, इस सेल का नेट रिस्पॉन्स क्या होगा, तो वो क्या होगा, समेशन। समेशन आपने सिंबल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, ऐसे W की तरह होता है। तो समेशन में देखेंगे कि ये इसके द्वारा रिस्पॉन्स, इसके द्वारा रिस्पॉन्स माइनस, क्योंकि ये डिक्लाइन कर रहा है, माइनस इसके द्वारा रिस्पॉन्स, तो ये क्या होगा, नेट रिस्पॉन्स होगा। मतलब अलग अलग रिसेप्टर के द्वारा जो केमिकल चेंज आ रहे हैं उन सबको पूरी तरह से जो बढ़ाएगा उसको जोड़ लिया जाएगा, जो घटाएगा उसको माइनस कर दिया जाएगा, और उससे हमको क्या मिलेगा, एक नेट रिस्पॉन्स मिलेगा। इसका भी हम सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो आई थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोस। आप हमें लाइक कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें।